हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 41 और उसके शुरू के जो 8 रूल हैं वो ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो ऑर्डर 41 है ना, उसका ताल्लुक है अपील के साथ, फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। देखें, जब कोई सिविल अदालत आपके खिलाफ फैसला देती है तो फिर आप अपील में जाते हैं। वो अपील किस तरह दायर की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारा कुछ ऑर्डर 41 में लिखा गया है। इसीलिए ऑर्डर 41 बहुत अहम है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। तो इसका रूल नंबर 1 ये है, जब आप अपील दायर करेंगे ना, तो वो उसमें ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम उसको बोलते हैं अपील मेमोरेंडम, जो आपने अदालत में पेश करना है। उसके ऊपर आपके दस्तखत होंगे और साथ में जो डिक्री यानी आपके खिलाफ जो अदालती फ़ैसला और साथ में जो डिटेल्ड जजमेंट है, जिसके अंदर अदालत ने डिक्री की रीज़न्स दी होती हैं, उसकी कॉपी आपने लगानी है और साथ में कुछ ब्रीफली आपने रीज़न्स बताने हैं कि आप अपील दायर क्यों कर रहे हो। यानी एक अदालत ने ये फैसला दिया कि जी ये आपकी जो प्रॉपर्टी ये आपकी नहीं है, ये बल्कि फ़लाँ बंदे की है। अब आप उसके खिलाफ जब अपील में जाएँगे तो फिर आपने उस अदालत का उसका फैसला, डिक्री जो ऑर्डर है, साथ में जो तफ़सीली फैसला जो जजमेंट है वो, और साथ में अपने रीज़न्स बताने कि भाई मैं अपील क्यों में आया हूँ, मैं अपील क्यों दायर कर रहा हूँ। उसके बाद जो रूल नंबर 2 है उसमें ये है कि जो एपीलेंट है, जो अपील दायर कर रहा है, वो साथ में सिर्फ़ उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ही अपील दायर करेगा जो उससे यानी कि आर्गू करेगा जो उसने मेंशन किए हैं। यानी आपने जो अपील मेमोरेंडम के अंदर जो रीज़न्स लिखे हैं, आपने उसी उसी के ऊपर ही आर्गूमेंट देने हैं। लेकिन यहाँ पे अदालत का सवाबदीद है कि वो कोई और ग्राउंड भी कंसीडर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है जो आपने ग्राउंड्स बताए हैं वही कंसीडर करे अपील के अंदर, वो कुछ और भी कंसीडर कर सकती है। हाँ, अगर अगर दूसरी जो पार्टी है वो रिस्पॉन्ड देती है और उसके बाद अदालत को लगता है कि यार इसमें तो फलां ये ग्राउंड भी हो सकता है, तो वो भी कंसीडर करेगी। यानी आप जिन ग्राउंड के ऊपर अपील दायर कर रहे हो, जो आपने अदालत को बताएं, अदालत उसके हट के दूसरे ग्राउंड्स भी कंसीडर कर सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 3, इसमें है डिफेक्टिव अपील के बारे में बताया गया है। देखें, अगर आपने अपील प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी जिस तरह सीपीसी के अंदर बताया गया है, आपने अदालत का सही नाम नहीं लिखा, आपने रीजंस नहीं लिखे, आपने डिक्री अटैच नहीं की, जजमेंट की कॉपी अटैच नहीं की, तो उस सूरत में अदालत आपकी जो अपील है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और आपको वापस भी भेजेगी, रिटर्न भी करेगी और कहेगी कि जो इसको दुरुस्त करके आएँ। और फिर उसके बाद अगर अगर अदालत आपकी अपील को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है, तो फिर साथ में वो रीज़न्स भी बताएगी। वो अदालत, वो जज आपको रीज़न बताएगा, भई हम आपकी अपील क्यों मुस्तरद कर रहे हैं। दूसरा, जब आपकी अपील दुरुस्त हो जाती है, उसमें जो ख़राबी थी जो अदालत ने आपको बताया, आप दुरुस्त करके वापस अदालत के पास आएँगे, तो वहाँ पे जो भी जज होगा या अपॉइंटेड ऑफ़िसर होगा वो उसके ऊपर साइन करेगा, यानी उसको उसकी तस्दीक करेगा कि भाई अब ये अमेंड हो चुकी है, अब ये दुरुस्त हो चुकी है। उसके बाद है रूल नंबर 4, उसमें है मल्टीपल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट। अब अगर देखें, अब एक केस के अंदर बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं, बहुत सारे डिफेंडेंट हैं और अदालत ने जो फैसला दिया था उसके लिए बहुत सारे लोग एपीलेंट्स हैं, यानी 4 लोगों के खिलाफ फैसला दिया। अब 4 लोग अदालत में जाना चाहते हैं लेकिन उनमें सिर्फ एक अदालत अपील में जाता है, तो फिर अदालत जो फैसला देगी वो सबके ऊपर ही लागू होगा। यानी हम 4 बंदों के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया, तो हमारे में से एक दोस्त अपील में गया, तो अपील का जो फैसला आएगा उसमें फिर अगर हमारे हक में आएगा तो हम 3 बंदे जिन्होंने अपील दायर नहीं की उनको भी अदालत ज़रा रिलीफ देगी। लेकिन हाँ, वहाँ पे अदालत जो डिक्री जारी जारी करेगी, जब मल्टीपल प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स होंगे, तो वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत तब्दील कर सकती है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सबको एक जैसा रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ा बहुत वेरी करता होगा वो देगी। ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 5, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, जब आप अपील दायर करते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, नीचे वाली अदालत ने, उसके ऊपर अमल नहीं होगा। उसके ऊपर अमल ज़रूर होगा। यानी अदालत ने कहा है कि जी ये फलां प्रॉपर्टी आपकी नहीं, फलां बंदे की है, अब फलां बंदे को ये आप प्रॉपर्टी वापस कर दें, और आप अपील में गए, तो अदालत का वो फैसला जिसमें उसने कहा है कि अब इसके ऊपर अमल किया जाए, वो तो चलता रहेगा। आप अपील अपनी तरीके से जारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप जिस अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, आप अगर उसको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली मैं अपील में जा रहा हूँ, आप काइंडली इस फैसले को ना ज़रा स्टे कर दें, इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो ज़रा रोक दें, तो ज़रा मेरे लिए बेहतर होगा। यानी आपने फिर उसको वैलिड रीज़न बताना है कि सर काइंडली ये जो आपने फैसला दिया है ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अमल ना करवाइएगा क्योंकि मैं अपील में जा रहा हूँ।
ठीक है जी, आप इस तरह कर सकते हैं। हाँ, फिर अदालत ये स्टे भी दे सकती है आपको, यानी कि अपने फ़ैसले के ऊपर जिस अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, वो अपने फ़ैसले पे अमल दरामद रोक देगी। वो उसके 3 रीज़न्स हैं, अगर वो मुतमईन हो जाए, अगर लग जाए कि वाक़ई उससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर उसकी एग्ज़ीक्यूशन हो जाए, फ़ैसले के ऊपर अमल भी हो जाए, ऊपर से आप अपील में जा गए हैं, साथ में ये है कि आप ज़्यादा डिले नहीं करते, जल्दी में आप एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली इसका एग्ज़ीक्यूशन रोक दें फ़ैसले के ऊपर, क्योंकि मैं बड़ी अदालत में जा रहा हूँ आपके खिलाफ, तो काइंडली मेहरबानी करें, मैं अपील में जा रहा हूँ। और दूसरा वो अगर सिक्योरिटी दे दे, वो कहते हैं सर बात सुने, आप ना इस फैसले पे ना अमल रोक दें, यानी ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना उसको ना दें फिलहाल, मैं अपील में जा रहा हूँ लेकिन सिक्योरिटी में दे रहा हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैं 2 नंबर बंदा नहीं हूँ। अगर मेरे खिलाफ अपील आएगी तो मैं मेरे पैसे आपके पास पड़े होंगे, और अगर मेरे हक में भी आएगी तो मतलब मैं आपको सिक्योरिटी भी जमा करा रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 6। इसमें क्या है, जब अपील आपने दायर की एक बड़ी अदालत में, वो पेंडिंग है, सो जिस अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है वो आपसे सिक्योरिटी मांग सकती है, ताकि वो मेक श्योर करे कि जी आप उसकी डिक्री को, आपने उसने जो फैसला दिया है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर अदालत ने कोई ऐसा फैसला दिया है जिसमें प्रॉपर्टी बेचने का हुक्म है कि जी फलां प्रॉपर्टी बेच दें, तो और आपको स्टे चाहिए, तो उस सूरत अदालत ये आर्डर दे सकती है कि जी इसको फ़िलहाल बेचें ना, ठीक है, इसकी अब इसको फ़िलहाल रोकते हैं, इसको अब इस प्रॉपर्टी को आपने बेचना नहीं, क्योंकि जो आप हैं, यानी आप क्या हैं, आप जजमेंट डेटर हैं, यानी आप, आपके खिलाफ फैसला है। आपने जब रिक्वेस्ट करेंगे सर देखें मेरी प्रॉपर्टी अभी ना बेचें, मैं अपील में जा रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ ना आपको, प्लीज़ ये ऐसा ना करें, तो फिर जब तक अपील का फैसला नहीं होगा तब तक वो जो प्रॉपर्टी है अदालत उसको नहीं बेचेगी और वो अपनी एग्जीक्यूशन को रोक देगी। ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 7, ये ओमिटेड है, ये नहीं है। उसके बाद है रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 में ये कहा है, जो पावर आपको रूल नंबर 5 में और 6 में बताई गई हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, जब आप अपील उस ऑर्डर के खिलाफ करेंगे जो एग्जीक्यूशन वाला होगा। देखिए अदालत ने फैसला दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये फैसला, मेन फैसला ये, लेकिन साथ में एक दूसरा ऑर्डर जारी करती है जब उसकी एग्जीक्यूशन, यानी अब इस ऑर्डर के ऊपर अमल किया जाए, उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहते हैं या एग्जीक्यूशन ऑर्डर कहते हैं। आप जब उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे ना, तो उस पर भी वही रूल्स और वही पावर्स अप्लाई होंगी जो रूल नंबर 5 और 6 में हम पढ़ के आए हैं। अब ये कैसे होगा देखें, आपके खिलाफ फैसला आया, ओके, कि आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं। उसके बाद फिर अदालत ने दूसरा फैसला दिया कि जी अब इसके ऊपर अमल किया जाए, अब इसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी किया, तो आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे और आपने फिर कुछ मेहरबानी करनी है। अगर मनी रिलेटेड डिक्री है, पैसों से रिलेटेड अदालत का फैसला है, तो आप उतनी पैसे या सिक्योरिटी वगैरह जमा करा दें। और दूसरा, अगर कोई और किस्म की यानी कि डिक्री है, तो उसमें आप ज़रा कोई ऐसी सिक्योरिटी जमा करा दें ताकि मेक श्योर हो जाए कि आप डिक्री को फॉलो करेंगे। ठीक है। एक तो है अदालत के फैसले के खिलाफ आप अपील में गए हो, एक अदालत, उसी अदालत का फैसले के ऊपर जो अमल दरामद वाला जो ऑर्डर है, आप उसके खिलाफ भी अपील में जा रहे हो, तो वहां पे भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो 5 और 6 में मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों। सो अभी तक मैं आपको सिर्फ ये रूल 8 बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी ऑर्डर है लेकिन बहुत ही अहम ऑर्डर है, तो इसको हमने इस तरह प्यार और मोहब्बत से डील करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।